श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, अपना सौभाग्य समझता हूँ कि एक के बाद एक हमारे स्टूडियो में ऐसे प्रबुद्ध लोग हमें मिल पा रहे हैं जिनका साक्षात्कार करते हुए, बातचीत करते हुए हम पहले ही आनंदित महसूस करते हैं। रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब हम स्टूडियो में बैठ के अपने श्रोताओं के लिए बातचीत करते हैं। साथियों, आज एक वर्सटाइल जीनियस, बहुत ही विधाओं के मालिक परमात्मा ने उनको बहुत से गुणों से नवाजा है। क्या तो थिएटर, क्या कहानी कहना, क्या एक अच्छी कविता कहना, इन सब गुणों से नवाजे हुए शख्स मिस्टर कल्याण आज हमारे बीच में हैं। सर्वप्रथम कल्याण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ हमारी रेडियो में एज ए कम्युनिटी मेंबर पार्टिसिपेट करने वाली मैडम मुक्ता मिश्रा भी आज हमारे मध्य हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, मिस्टर प्रवीण वैद मेरे अभिन्न मित्र भी हैं और प्रोमिनेंटली एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं जो जिंदगी के सभी शेड्स को समझते हैं। उनको भी विशेष अनुग्रह करके मैंने इस साक्षात्कार का हिस्सा बनने के लिए अनुरोध किया है। वो भी हमारे मध्य बैठे हैं, मैं उनका भी आभार करता हूँ। तो कल्याण जी, हम बात आपसे शुरू करना चाहेंगे। आप कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताने का प्रयास करें, क्योंकि आज आप पहली बार मेरे से मिले हैं और मेरे स्टूडियो में आ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने मुखारबिंद से ये बताने का कष्ट करें कि आप का कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई है। प्रोमिनेंटली इट इज़ वेरी क्लियर कि आप एक बंगाली हैं, आपके नाम से भी स्पष्ट है। फिर भी आप जरा हमारे श्रोताओं को बताने का कष्ट करें कि क्या आपकी पृष्ठभूमि है, कहाँ आपने काम किया और कहाँ से आपने रिटायरमेंट प्राप्त करी है। जी कल्याण जी। धन्यवाद गंभीर जी। मैं बेसिकली कलकत्ता से ही हूँ जी। बीच में कुछ समय पटना में बिता जी। फिर हम अनेक प्राइवेट ऑफिस में काम किया, जैसा एक आध नाम परिचित है जी। एक तो जिसे आजकल एबीपी जानते हैं, नाम से जानते हैं। हाँ। आनंद बाजार में मैंने काम किया जी, करीब 4 साल। उसके बाद एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उनकी काफ़ी नाम है, रेडी फ्यूचर जी, कि आप लोग आजकल रेडी डॉट से जानते हो जी। वहाँ पे मैं एज ए प्रिंट प्रोडक्शन कंट्रोलर काम किया जी। फिर ये आप लोगों के आशीर्वाद है कि आई गॉट अ जॉब इन एनसीईआरटी। सो फ्रॉम कलकत्ता मैं सोचा था कुछ दिन के लिए मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो जो ट्रेन पकड़ के आ गए, फिर परमानेंटली हम वापस नहीं जा पाए। ओके। अब ये उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं घटते गए जिंदगी में जी। हम धीरे धीरे बड़े होते गए जी। और एक पड़ाव में आके आज देख रहा हूँ कि शायद बूढ़े भी हो गए। जी जी। एनसीईआरटी में 34 साल काम करने के बाद एक विभाग के हेड रह चुके हैं हम जी। और लाखों लाखों करोड़ों किताबें हम छापते थे एनसीईआरटी में जी। और कुछ किताब हैं जो कि मैं एक विशेष करके नाम लेना चाहूँगा जी। क्लास 6th या 7th की एक किताब है बाल राम कथा। अगर कोई किताब देखे तो उसमें मेरे चित्र भरा हुआ है और करीब आज तक ये
7 lakh 8 lakh every year, so I think about 1 crore book has already reached to students. जी मुझे लगता है कि एक नाम हम यहाँ पे लेना ज़रूर पसंद करेंगे जी जो कि मैंने जिस कॉलेज में पढ़ा उसको खैर उस समय स्कूल ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता था। वहाँ एक बहुत मेरे ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट आए। हमारे टीचर थे मेरे गुरुजी परितोष सिंह, और वो तब पेरिस से आए ही थे, तो उनकी स्टाइल, उनके काम करने की जो पथ है उससे मेरे को काफ़ी प्रभावित किया जी। फिर मैंने थोड़ा बहुत पेंटिंग करके उनको दिखाया जी। और मैंने मास्टर जी को कहा कि सर कुछ सिखा दीजिएगा हाउ टू डू पेंटिंग। उन्होंने कहा थप्पड़ मारेंगे तो पेंटिंग सिखाया नहीं जाता, ये अंदर से आता है। जी। आप अगर ये कहे कि हम आपको हाथ पकड़ के सिखाए, नहीं, पेंट हम बता देंगे ये ऑयल है, ये वाटर है, ये एक्रिलिक है, और करना आपको खुद है। जी। खैर वहाँ पे कुछ बड़े बड़े लोगों से मिले, दोस्ती हुआ, जिनमें एक नाम आप लोग जानते होंगे, मकबूल फिदा हुसैन। बहुत बार आए, जब जब वो कलकत्ता आए हमारे कॉलेज में आने की कृपा करते थे जी। और हम वहाँ मिले थे उनसे जी। और क्या कहें, दिल्ली में जब प्रोग्राम उनके एग्जीबिशन लगे थे तो हम लोग गए थे, तो हुसैन जी खुद हमें एक एक पेंटिंग के साथ परिचित कराया। जी। अच्छा लगा ये मेरे जिंदगी की कुछ बड़े बड़े घटनाएं हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जी। एक घटना याद करके मैं मतलब इतनी आनंदित हो जाता हूँ, और लोग विश्वास नहीं करते कि ये घटना घट चुके हैं। जी। मैं एक पहले नाम लेता हूँ, आप तब तक गूगल करके देख लीजिएगा ये नाम, ये पेंटिंग किसकी है और ये किस लेवल की पेंटर है। हम उनसे मुलाकात हुआ था लंदन में, ट्रफलगर स्क्वायर में एक होटल में हम उठे थे, तो वहाँ देखा कि एक सज्जन के एग्जीबिशन चल रहा है, उनके नाम है सल्वादोर दाली। ओके। हम उनके भक्त बचपन से ही थे, और जिस होटल में हम रुके थे उसके बगल वाले होटल में उनके एग्जीबिशन चल रहा था। ये भारतवर्ष की तरह नहीं होता, वहाँ एग्जीबिशन देखने के लिए आपको यू हैव टू पे ए प्राइस। ठीक है। और काफी प्राइस था, 5 पाउंड। ओके। तो खैर हमारे स्कॉलरशिप से कुछ पैसा चुरा के हम वहाँ गए और पेमेंट दिया, दरवाजा खुला, हम देखने लगे पेंटिंग, और मैं जितनी कंसंट्रेशन के साथ सब देख रहा था, तो वहाँ पे जो मैनेजर साहब थे वो आके बोले कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि सल्वादोर दाली की काम। मैंने कहा सर ये मेरे सपना पूरा हो रहा है। ओके। सल्वादोर दाली की हाँ काम हम देख रहे हैं। तब उन्होंने मेरे को कहा कि एक काम करो, आप ना ये पेंटिंग खरीद लो, लेकिन ये प्रिंट है, इसमें दाली के सिग्नेचर है, ओरिजिनल सिग्नेचर। मैंने कहा देखिए इसकी जो दाम आप बता रहे हो ये मेरे 2 महीने की स्कॉलरशिप के पैसे हैं, तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खरीद नहीं पाऊँ। काश हम खरीद लेते। बहुत बैड लक था कि पैसा नहीं था, खरीदे नहीं थे। खैर मैं दुखी होकर आ ही रहा था, तो मैनेजर साहब ने कहा कि आपको बहुत अच्छा लगता है दाली का काम। मैंने कहा तब उन्होंने कहा वुड यू लाइक टू मीट हिम। मैंने कहा इज ही हियर? बोले हाँ है, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे, आप दूर से उनको देखेंगे। सो ही टुक मी टू अ गैलरी, वहाँ पे जाके देखा कि कांच के उधर सल्वादोर दाली बैठे हैं, और मैंने कहा कि एक पल दीजिएगा, हमारे में एक स्टाइल होते चरण छूना। बोले नहीं, डॉक्टर ने बताया कि ही इज वेरी आने वाले, आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। ठीक है। तो हम वहाँ से चले आए थे। तो ये मेरे जिंदगी की जो कमाई है वो यही है। जी जी। उसकी मेरे ख्याल में इस घटना की 1.5 साल बाद देहांत हो जाते हैं सल्वादोर दाली के। तो ऐसे अनेक घटनाएं हैं। चरण ना छूने का अफसोस भी रहा आज तक। हाँ, ये तो ऐसा मतलब काफी पास आके निकल गया पल। कभी अगर
मुलाकात हुआ ऊपर जाके, पहला काम करेंगे चरण छू लेंगे। सामने आने का तो एक वो स्वप्न पूरा हो गया। मतलब ये है कि ये तो एक मिरेकल ही था। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो मेरे को बहुत धनी बनाए। अभी हम थोड़ी देर पहले बाहर बात कर रहे थे, वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, राइट? यू हैपन टू मीट फ्यू पर्सन्स जिनको आप सोच भी नहीं पाते। और मिल जाते। खैर, इससे मैं एक आप लोगों को उत्साह दे के किस्सा और सुनाना चाहता हूँ। जी जी कॉलेज लाइफ की बात है जी। और क्योंकि हम परितोष सेन की चेले हैं, हाँ तो एक अंदर ईगो घूमता था। मैं जब चलता था मुझे लगता था कि मैं आर्टिस्ट हूँ जी। लेकिन लगता तो वो कल्लू तेली की तरह। लेकिन मेरे ईगो है कि मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी माताजी सबके कहा तू बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जी जी बहुत बड़ा पेंटर है, जी। क्या पेंटिंग बनाते थे। आज अगर मेरे सामने कोई बच्चा ऐसे पेंटिंग बनाए, हाँ। हम तो थप्पड़ जड़ देंगे जी कि दोबारा कभी पेंटिंग बनाने की हिम्मत ना। लेकिन मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, उत्साह दी थे। ये सेकेंड ईयर की किस्सा है। जी। तो पिताजी ने एक दिन घर आके बोले कि इस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, ये शख्स आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों, क्या, ये बताओ। मेरे पिताजी की स्टाइल यही था कि भैया हाथ पांव बांध के पानी में फेंक देते थे, तैर के बाहर आ जाए, स्विमिंग सीख जाएगा। ठीक। ऐसा नहीं कि वो स्विमिंग पूल में 2-3 गार्ड रहेंगे, अपने आप सीखना है, नहीं सीखना है छोड़ दे। मैं फिर फोन किया उस बंदे को, तो उनका नाम है बादल धर। नाम इसलिए बता रहा हूँ कि उनकी वाइफ की नाम थे शिशिर कनाधर चौधरी, बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है। लेकिन कुछ कारण, मन मुटाव के कारण वो लोग सेपरेट हो गए थे। तो बादल धर के घर हम गए तो उन्होंने बताया कि भाई ये 2 फोटो हैं और हम फलाना तारीख को एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये 2 कथक डांसर हैं, इनके ऊपर आप पोस्टर बना दीजिए। तो हमने हाँ ठीक है, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, हो जाएगा। फिर हम घर आए, कागज कलम लेके बैठे, पोस्टर की तो हम कभी नहीं जानते, क्या करें। तो हमारे वहाँ एक बड़े भाई थे, वो आर्ट कॉलेज से पास होके किसी स्कूल में टीचर थे, आर्ट टीचर। हम उनको मधुदा कहते, अब नहीं है, चले गए। तो खैर उनसे मैंने जाके बतलाया ये। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है कर देंगे, लेकिन तूने पैसे की बात करके आया क्या। मैंने कहा हाँ पैसे की बात ही की। बोले कितने देंगे। मैंने कहा 500 रुपया देंगे। क्या तू हाँ कह के आ गया। मैंने कहा जी, फिर तो कोई जरूरत नहीं है बात करने की, तू कर ले, मैं गाइड किए देता हूँ। हमने बनाया, जो कथक डांसर की प्रोग्राम में हमने पोस्टर बना के दिया था, उनके नाम है सितारा देवी। बहुत रिनाउंड सितारा देवी और उनकी 2 बेटियां, एक की नाम है वैजयंती माला और दूसरे की नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये तीनों प्रोग्राम करेंगे और मेरे को एक पर्ची में लिख दिया एडमिट 1, ये नहीं हम जाके वो देख सकते फ्री में। अब ऐसा है कि जिंदगी अब इस पड़ाव पे आके लगता है कि हमें अलग से जूते की दुकान खरीदना चाहिए जो अपने आप को मार ले। मैं वो प्रोग्राम देखने नहीं गया, कथक डांस की वो प्रोग्राम देखने नहीं गया। दिल्ली में हम 3000 रुपए के टिकट में फिर सितारा देवी को देखा। ये अफसोस पूरा कर दिया। खैर किस्सा दूसरी है जो शायद आप लोगों को अच्छा लगे। इस घटना की बाद 7-8 दिन बाद फिर पिताजी आके बोले इस नंबर पे बात कर लो, कोई म्यूजिशियन है, उनकी प्रोग्राम है, तो वो पोस्टर बनाना चाहते हैं क्योंकि तुम तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो। मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है। हमने उनको फोन बीच में रोकूंगा। जी सर। आपके पिताजी की आदत थी क्या, वो आपका इम्तिहान लेते रहते थे? बहुत मोटिवेट करते, इस तरह से मोटिवेशन। देखिए इस प्रश्न की कोई सीधी जवाब नहीं है। मिलेंगे तो बता देंगे कि ये प्रश्न है। नहीं, उनकी स्टाइल बहुत जबरदस्त। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, हमें तैयार करने में। मैडम ने कहा कि मोटिवेशनल। मेरे छोटे भाई को बहुत पैम्पर्ड कंडीशन में रखा और मेरे को हमेशा ऐसे सिचुएशन में डाल देते थे और तब मैंने देखा कि आज मुझे लगता है कि जो डिसीजन टेकिंग पावर हम पे आए हैं वो शायद वहां से आए। खैर तो वो नंबर दिए, हम उनसे बात किए। बंगाल में एक स्टाइल है कि अगर आपके ड्राइंग रूम में सोफा हो ये ना हो,
लेकिन अगर बड़ा पियानो है तो आप बहुत बड़ा आदमी हो। ये एक मान्यता है कुछ लोगों को। इसलिए कह रहा हूँ कि जो फोन नंबर मिला, फोन करके उनके घर गए, तो एक पर्सनैलिटी ऐसे होता है ना जो देखते ही एटलीस्ट मेरे को डर लगता है, उस समय तो लगा था। आवाज भी बड़े तगड़ा। अच्छा, तुमको मिस्टर बैनर्जी ने भेजा। मैंने कहा जी, तुम उनको क्या लगते हो? हम कह नहीं जा रहे थे नौकर, लेकिन कह दिए बेटा। तो उन्होंने कहा बैठो। बैठने की अनुमति दी तो गिलास में भर के नारियल पानी लिया, तो पियो। बांग्ला में उसको डाब कहते हैं, हरा हरा नारियल, पियो इसे। हम दिए। मैंने कहा आप पिएंगे? नहीं। बोले नहीं, हम पी चुके, एक एक काफी। मैंने कहा सर आपने बुलाया, कुछ पेंटिंग के काम करना है, बताइए। उन्होंने बताया ये एक फोटो हम तुम्हें दे रहे हैं, इसको बड़ा करके कुछ पोस्टर नुमा चीज बनाना है। मैंने देखा, जेब में रख लिया। उन्होंने कहा ठीक से देखो। मैंने कहा देख लिया। मैं भी टेढ़ी खीर हुई, एक बार देख लिया तो देख लिया। हम ये घर आए, फिर ट्राई किया, फेल हुआ। फिर मधुदा को बुलाया कि भाई साहब हमारे घर आओ, कुछ कागज वगैरह है, इसमें कुछ किया है। उन्होंने देखा, पहला प्रश्न वही, सारे प्रश्न रिपीट। पैसा बोला। मैंने कहा जी कितना? मैंने कहा 500। ठीक, अब की बार हम नहीं करेंगे। मैंने क्यों? अरे कितना कठिन है। मैंने कहा भैया हमने तो कह दिया है, आप इतना सा कर दो, मैं इतना कर देता हूँ, हो जाता है। बोले ठीक है। अच्छे सज्जन थे, इसीलिए भगवान ने बुला लिए। तो हमने बनाया चित्र। ये कहानी सुनाते सुनते मुझे आंसू भी आ जाते हैं। अगर आंसू आ जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी टची हूं मैं इस कहानी को लेकर। फिर बनाने के बाद हम उनको दे आए। उन्होंने कहा अच्छा बना, एक काम करो, एक और बनाओ, 2 बनाओ, और हम ना तुम्हें 1000 रुपया देंगे। मैं तो बांग्ला में कहते हैं कि फूर्ती पे प्राण गौड़े न मार, मतलब इतने उत्फुल्लित हो गए हम तो, बिल्कुल फ्लोटिंग। दौड़ते हुए भैया को बताया कि भैया 2000 मिलेगा, एक पोस्टर और बनानी है, क्योंकि फिर तूने गलत काम करके आया। ये एक एक का काम कम से कम 10,000 होना चाहिए। फिर लॉस करा दिए, चल कर देते हैं। हम दे आए और उन्होंने एक पर्ची दिया जिसमें लिखा था एडमिट 1। और हमारे जो भाई मधुदा, उनसे मैंने ये मदद लिया। उन्होंने कहा कि पैसे के अलावा कुछ दिए क्या? मैं कहा ये पर्ची नहीं, कहीं वो पर्ची मेरे को दे दे। मैंने कहा दादा ये पर्ची नहीं देंगे, क्योंकि आप जब ये मांग रहे हो इसका मतलब ये कुछ बढ़िया चीज है। हम इतने कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, तो हम जेब में रखेंगे। रविंद्र सदन कलकत्ते की सबसे बड़ा हॉल है, जहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैडम, वहाँ पे मैंने समूह मित्र को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए एक प्रोग्राम हुआ था उनके सम्मान में, और उनको जो तोहफाएं दे रहे थे वो अलका जी दे रहे थे। तो खैर दूसरी कहानी। तो हम वो पर्ची एडमिट 1 लेके पहले गए मेन डोर पे, वो बिल्ला लगा के लोग खड़े हैं। हमको देखा क्या हूँ, हमने कहा हूँ का क्या मतलब? मनी मैन कहा कि ये गेट आउट कह रहे हैं, ये जाने के लिए कह रहे हैं। तो बगल में एक को देखा, उन्होंने कहा हूँ। मैं हूँ की तरफ चला गया, एक को देखा, कहती तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? इस गेट से आपकी प्रवेश नहीं है। फिर मैं घर जाऊं? बोले नहीं इधर आओ। हाथ पकड़ के हमें ले गए बैक स्टेज पे, वहां से ले आके स्टेज के ऊपर छोड़ गए, यहाँ जहां मर्जी बैठ जाओ। मैं कहा भाई यहाँ पे तो जो बजाएंगे गाएंगे वो लोग बैठेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो तुम घर जाओ। हमने कहा चलो बैठ ही रहे कुछ देर। तो एक लड़का आया हमारे पास बैठ के, बड़े बड़े बाल, घुंघरूले बाल, वेरी गुड लुकिंग। तो वो मेरे को कह रहे नमस्कार, बतियाने लगे हमसे। हम हिंदी उतना उस समय नहीं बोल पाते, अब थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, वो भी संकोच के साथ बोलते हैं। तो मैं कहा कि भाई आपकी शुभ नाम? बोले मेरा नाम तो जकीर है, आपका क्या नाम? बोले मेरा नाम कल्याण। मैंने कहा अच्छा अच्छा, आपने भी पोस्टर बनाया क्या? कहीं नहीं, मेरे पिताजी यहाँ तबला बजाने आ गए। मैंने कहा जाकिर की बेटा हो, तो हम लोग तवज्जो नहीं देते। बोले हाँ मेरा पिताजी के नाम अल्लाह रखा। मैंने कहा होंगे कोई तबला बजाने वाला, हमें क्या करना?
तो हमसे वो बंदे ने पूछा कि आपको मालूम है कि तबला बजाने में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है? मैंने कहा नहीं, वो तो जो गाना गाता है उसी को रिस्पेक्ट मिलता है। वो थोड़ा आहत हुए, बोले आपको क्या मालूम है कि कौन यहाँ बजाने आ रहे हैं? मैंने कहा हमें क्या करना है, हमें ये पर्ची दिया, हूँ करते हुए हम यहाँ आके बैठ गए, देखेंगे घर चले जाएंगे, कोई कुछ बजाए। बोले नहीं, आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे रविशंकर जी आ रहे हैं बजाने के लिए। फिर उनके खड़े हो रहे। मैंने कहा हाँ, ये नाम तो परिचित है, मैं पोस्टर में लिखा था रविशंकर। बोले आपने इनकी मतलब बजाए हुए कुछ नहीं सुना, नहीं देखा? मैंने कहा जी नहीं, क्या बजाते हैं ये? बोले आप तो महामूर्ख निकले। मैंने कहा हाँ, आप कागज पे लिख के दूं क्या महामूर्ख हूं? तब मैंने आसपास देखने लगा, कलकत्ता की जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, शिल्पी थे, सब वहां बैठे। हेमंत बाबू बैठे, बिस्मिल्लाह खां बैठे हैं उसी मंच पे। हम तो ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कि हंस के बीच में कौवा, और हमेशा एक डर था कि कोई आके उठा के हमें ना फेंक दे। इतने में पंडित जी आए, जिन्होंने पंडित जी को नजदीक से नहीं देखा, उनका ये सौभाग्य नहीं है कि उनकी आंखों की यहाँ पे आईब्रो पे यहाँ पे एक बड़ा सा मस्सा है, क्योंकि अमूमन नजर नहीं आता, छोटा कद है, लेकिन उनकी जो एक पता नहीं एक स्माइल है, एक देवता सुलभ पर्सनालिटी है। तो मैं कहा कि ये इतने सुंदर व्यक्ति ये बजा क्यों बजाते हैं, इसको तो गाना गाना चाहिए। खैर मेरे मूर्खता के और क्या उदाहरण दूं, फिर वो बजाए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी उनकी बाजा हमें म्यूजिक जो है हमें फ्लोट करके नहीं, कभी दूर ले जा रहे हैं, कभी यहाँ वापिस लेके आ रहे हैं, और सारे लोग मगन होकर सुन रहे हैं। और अल्लाह रखा जी के साथ तो उनकी जैसे कि जाति दुश्मनी है, कभी झाला पे ले जाके छोड़ दिए, अब अल्लाह रखा जी तो पता नहीं ना कहाँ रुकना है, फिर वो रुक जाते थे, फिर शुरू करते थे वहां से। क्या जिन्होंने देखा उनकी लाइव प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे हैं, ये रिकॉर्डेड है, यूट्यूब में भी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पंडित जी ने सितार नीचे रख के बोले कि भाई थक गया, 10 मिनट की विरति, आप भी जाइए चाय वाय पी लीजिएगा, हम जरा एक पान खा के आते हैं। मैं बैठा रहा, सारे लोग चले गए, मैं हिला नहीं वहां से कि बाई चांस अगर बाहर जाओ और कहे कि भैया आप घुसने नहीं देंगे तो मैं क्या करूं। मैं वहां बिल्कुल कोई बाथरूम नहीं, हम वहां दब के बैठे। फिर लोग वापिस आए, इतने में एक सज्जन आके बोले कि तुम्हारा नाम क्या? कल्याण। मैंने कहा, मैं एक बार सोचा कि बोल दूं नहीं, फिर मुझे लगा नहीं, पिताजी ने बताया सच बोलना चाहिए। मैंने कहा जी इधर आओ। मैंने कहा हुआ काम खत्म, चलो भाई घर चलते हैं। बाहर आए, बड़े राफली बोले इधर आओ, इधर जाओ। चला गया, ये रूम पे अंदर आपके लिए पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए? चलो टाटे, कुछ गलती हुआ। जी हाँ, उसके अंदर गए, पंडित जी लेटे हुए थे, क्योंकि तुम्हारा नाम कल्याण है। इतने मिष्ट भाषा उनकी, जो जिन्होंने सितार उनकी सुना तो वो तो धन्य है, लेकिन उनसे जो वार्तालाप होते हैं इतने अच्छे बोलते हैं, बहुत बहुत सुंदर। मैंने कहा जी अच्छा, मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ, चरण अरण छू लिए तब तक। बैठो बैठो बैठो, बैठा लिए। बोले बेटा एक चीज हम तुमसे मांगते हैं, तुम्हें हाँ कहना होगा। मैंने कहा सर आप मांगेंगे, दुनिया में कोई व्यक्ति ना नहीं कह पाएंगे, बताइए। हाँ 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 100%। बोले तुमने जो पोस्टर बनाया ना, उनमें एक पोस्टर मेरे को दे दो। तो मुझे आंसू आ गया। मैंने कहा मैं तो वो 1000 रुपया में बेच दिया है। कितने में? 1000 रुपये। अच्छा बुलाओ उसे। उनको बुलावा आ गया, बोले अभी इनको 5000 रुपया दो, अभी 5000 रुपया दो, और ये पेंटिंग मैं रख रहा हूँ मेरे पास। सर पैसा नहीं चाहिए, पैसा तुमने दे दिया। बोले नहीं, ये मेरे तरफ से तुम रखो, और मैं तुमसे ये परमिशन मांग, हाथ जोड़ करके। इमेजिन कीजिए, क्या सौभाग्य की बात है, सितार मास्टर थे। तो बोले कि ये मैं मेरे जो स्कूल है सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ मैं फ्रेम करके लगाना चाहूँगा।
क्या बात। मैंने कहा सर, रोते हुए मैंने कहा सर, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जिंदगी में मिला है। इसीलिए ये कहानी इतने साल बाद, कितने साल पुरानी बात है यार? देखिए ये साल मत पूछिएगा, ईयर मत पूछिएगा, सारे भेद खुल जाएगा क्योंकि पता लग जाएगा कि ये- मैं कितना बूढ़ा हूँ। ये इंटरव्यू भेद खोलने के लिए रखा गया है। अच्छा, इसका नाम बता दो, भेद खोलो। खैर ये दिस हैज हैपेंड इन 1972 एंड दैट वाज हिज लास्ट प्रोग्राम इन कलकत्ता। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में कोई प्रोग्राम नहीं किया। खैर आप लोगों को काफी बोर किया बहुत शायद। सुंदर, नहीं, नहीं, कल्याण जी, बहुत- बहुत सच सुंदर, बात ये बहुत है, सुंदर। इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह के इवेंट्स जो आप हमें सुना रहे हैं बहुत रेयरली, Rare, और धन्यवाद। ये वाकई प्रशंसा की बात है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मुझे आपकी जर्नी को आगे तक ले जाना, अच्छा तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि बीच बीच के जो इंसिडेंट्स हैं वो अभी आप छोड़ते जाएं, क्योंकि मुझे आपके जीवन के सभी पहलुओं को उजागर करना है अपने श्रोताओं के साथ। देखिए ऐसा है कि कोई भी इंसान सभी पहलू नहीं बताते। नहीं, ठीक है बात आपकी। नहीं तो कुरेदना तो इनका काम है। वो इन पर छोड़ दीजिए, इनको महारत है। अच्छा, अब अपना बोलेंगे ये कुछ तो नहीं खैर बोले। ये कॉलेज लाइफ की बात है। उसके जी। बाद हम नौकरी में आए जी और काफ़ी सारे प्राइवेट फर्म में काम किया। जी। और कुछ नाम है जैसा ईगल लिथो करके है, अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट रहे हैं जिंदगी में तो जो मैप आप शुरू हाँ। में देखते थे उसमें जी। एक ईगल की फोटो होता था। यस, वही वो प्लेस है जहाँ से ग्लोब पे भी ग्लोब हाँ। ग्लोब के ऊपर है। ग्लोब भी उनके ग्लोब। मास्टर थे। हाँ, yes। ग्लोब और वो उसके बाद यही टेक्नोलॉजी कॉपी किया था टीटी के लिए, उन्होंने भी पेश करते थे। ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बनता था। खैर हम वहाँ काम किए, फिर सरस्वती प्रेस करके एक है बड़ा प्रिंटिंग यूनिट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया, वहाँ थे। ऐसा होते होते मेरा लास्ट प्राइवेट जॉब है रेडिफ, और जिसमें मेरा ये ऑनर है, और पता नहीं ये अगेन जूते खाने लायक काम है। आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू पारसिस खम्बाटा। अच्छा, उनको हमने इंट्रोड्यूस किया था गार्डन बारेली साड़ी में, अच्छा। एंड वी प्लान वन साड़ी की एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, तो हमारा प्लानिंग ये था कि वी विल बी हैविंग ए गाला डिनर उनके ऑनर पे। हो नहीं पाया क्योंकि उन्होंने, भगवान ने कुछ और लिखा था। जिस दिन ये प्रोग्राम होना था उससे एक दिन पहले मैं दिल्ली चला गया, और जो रेडिफ की जो ब्रांच मैनेजर थे सुभाष चक्रवर्ती, उन्होंने इतना गाली दिया जब मैंने उनको फ़ोन किया कि आप चले क्यों ऐसे गए, आपको सैलरी हाइक चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था। मैंने कहा नहीं, कलकत्ता से ना एक लड़की हमें धोखा देकर दिल्ली आ गए, उनको ढूंढने हमारे झूठ बोलना तो हमारा पैदाइश ही है। तो उसने कहा अच्छा लाभ ये कवर कर रहे हैं आप, पहले लड़की की बात करके फिर झूठ बोलना। नहीं, ये झूठ है। ये अच्छा, अच्छा। सच्चाई तो हम बोल रहे अच्छा हैं। लेकिन है कुछ है, सुनाऊंगा अगर सुनना चाहे आप। तो खैर फिर हम एनसीईआरटी में मगन हो गए और जी जान से काम किए, और मेरे जो दर्जा था उससे अधिक पोजीशन में हमें हमेशा रखते थे। डायरेक्टर लेवल के लोग हमसे, जॉइंट डायरेक्टर हमारे रूम पे आके बोलते थे चल चाय पिला दे। सारे प्रोफेसर्स से दोस्ती थे, और हमारे लेवल के लोग जो थे वो ईर्ष्या करते थे हमसे, ये तो बड़े बड़े लोगों से बात करते, इसीलिए हमसे बात नहीं करते थे। अब लगता है कि अच्छा ही हुआ, इतने बड़े लोगों के सानिध्य में आए, और एजुकेशन की फील्ड में जो लोग, जिसे हम लोग अब शब्द हो जाएगा बाप मानते हैं, उनके साथ दोस्ती, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य। कल्याण जी, मुझे बताइए। बीच में एक बात आपसे पूछनी जी। अनिवार्य सी लग रही है। आजकल बड़ी चर्चा है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें बहुत सी चीजें डिस्टॉर्ट होके लिखी गई। ऐसा प्रयास भी चल रहा है कि उसको रीराइट किया ऐसा जाए। है सर, हाँ। ऐसा है सर। आपने मेरे जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, दिल पे जो मैं सवाल बैठा के रखा उसको छेड़ दिया। ओके,
देखिए कहना बहुत आसान है। अभी मैंने कुरेदने वाली बात करी थी ना, कुरेद लिया। तो ये जितना गंभीर दिखता है उतना गंभीर नहीं है। खैर ऐसा है सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इनमें तो कोई डाउट नहीं है, चलते जाए। लेकिन हिस्ट्री में, सोशल साइंस में, हिस्ट्री को लेके मेरे काफ़ी रिसर्च है, पर्टिकुलर दिल्ली की। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीनियर फेलोशिप मेरे को दिया गया। दिल्ली के ऊपर मैं रिसर्च करके वो मैंने सबमिट कर दिया जी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी पब्लिशिंग के लिए कोई आगे आए, हाथ बढ़ाए। अंग्रेजी में है जी, बहुत सारे फोटोग्राफ के साथ, वो एक अलग प्रसंग है, मैं आऊँगा। लेकिन एनसीईआरटी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, द वर्ड हिस्ट्री में ही गलती है। यस, हिस्ट्री शब्द है हिज स्टोरी, हिस्ट्री गलत है, ये स्टोरी नहीं है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे घटनाएं हैं जिसको माइथोलॉजी कह के उड़ा दिया गया। यस, यस। जैसे मरोड़ की प्रस्तुत किया जैसे गया कि है। राम जी है, कुछ लोग ये कहने की धृष्टता भी करते हैं कि ये तो कहानी के नायक है। यस, मानता हूँ कहानी के नायक है, इसका मतलब कहानी है। और कहानी कभी केवल कल्पना में नहीं बनती, कुछ असलियत होता है, कुछ कल्पना है, मिलके ये होता है। आप लोग ये कहते हैं, वही लोग कहते हैं हनुमान जी यहाँ से कूद के कैसे जा सकते हैं श्रीलंका। मैंने इसके जवाब में ये कहा, देखिए जब आप कहानी लिखते हैं कभी एग्जैजरेशन करते हैं और उस वही आकर्षण के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। आप हनुमान जी की कूदने की बात लेके सवाल तो कर लेते हो, लेकिन ये नहीं कहते हो कि आज भी राम सेतु की निदर्शन वहां पड़ा हुआ है, आज मैं खुद जाके देख के आया। आप रामेश्वरम जाइए, वहां से करीब 25 किलोमीटर समुद्र के अंदर है धनुषकोडी, वहां पे है, पत्थर से बना हुआ है। और भाई जी आपको मैं बता दूं एक पल, धनुषकोडी इज द प्लेस जहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे उनके ओरिजिनल घर था। उसके बाद वो घर टूट जाता है, सैलाब आते हैं, फिर वो आके रामेश्वरम में। कल्याण जी, जी मैं सर, आपको यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, मैम आपके लिए भी। हमारे पास एक इनकम टैक्स की चीफ कमिश्नर जो रिटायर्ड हैं, डॉक्टर सरूर पाला, उन्होंने वैज्ञानिक तौर पर ये स्थापित करने का प्रयास किया है कि जो कुछ भी वाल्मीकि की रामायण में लिखा हुआ है वो 100% सत्य है। और वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने सबूत इकट्ठे किए हैं। मेरे पास उनकी वो दोनों पुस्तकें रखी हुई हैं। रादर इनॉग्रेशन के टाइम में भी मैं प्रेजेंट था, हमारे स्टूडियो में आके भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आप हमारे YouTube पे भी जाके उनके इंटरव्यू को सुन सकते हैं कि किस वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने एस्टेब्लिश किया है कि ये सारी बातें महाभारत की और रामायण की तथ्यपूर्ण हैं और वैज्ञानिक हैं। तो ये तो आपने बिल्कुल राइट बात को पॉइंट आउट किया है कि जहाँ तक हिस्ट्री की बात है उसमें कई तरह के ऐसे चीजें जोड़ दी गई हैं जो वैज्ञानिक ढंग से भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती, जबकि हमारे वो सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, वो तथ्यपूर्ण बात है। मैं यही शब्द ढूंढ रहा था जी की बातों में। हाँ जी, माइथोलॉजी, हाँ, माइथोलॉजी शब्द है, अंग्रेज ने दिया। यस, और ये कितने विकृत शब्द है, मैं Yes. इसके थोड़ा सा एनालिसिस आपको दे दूं। हाँ, माइथोलॉजी शुड बी बेस्ड ऑन मिथ। यस, यस, एक बालक के नाम कृष्ण था। हाँ, आपको अगर डाउट है आप हमारे साथ चलिए, वहां पे जगह हम दिखा देंगे और आपको लगेगा कि यहाँ ये पैदा हुए थे। हाँ, He was a very shrewd politician. He was not a king, but was a king maker. हाँ, और फिर वहां से जब युद्ध हुआ उनको भागना पड़ा और वो चले गए और
बाकी लोग आप जानते हो कि हाँ, वहाँ कहानी पर समुद्र क्या- में हाँ। ये द्वारका लेकिन- समुद्र में समा गए। लेकिन हम इसको मिथ कह के डिसोन नहीं कर सकते। Yes. ये अंग्रेज की दिया हुआ शब्द है हमें डाइल्यूट करने के लिए। हाँ। आज भी कुरुक्षेत्र के कुछ जगह है जहाँ पे पत्थर पे एक अग्नेय अस्त्र, क्या कहेंगे इसको? अग्नि अस्त्र। हाँ, उससे आघात होने के चिन्ह है। हम्म, और उसको, उस पत्थर की अगर कार्बन डेटिंग किया जाए हम्म, तो वो महाभारत के जमाना की है। हम्म, लेकिन ये देखिए ऑर्गेनाइज्ड माफियाइज्म, अगर कुरुक्षेत्र में आप ढूंढे कहीं आपको जगह नहीं मिलेगा जहां पे ये युद्ध हुआ था। हम्म, प्रश्न ये है कि वो जगह कहाँ चले गए, वो कुरुक्षेत्र है कहाँ, हम्म, हमें ढूंढना है। वहां पे एक पुखरनुमा चीज बना रखा, कहा जाता है कि फलाना यहाँ पे आके छिप गए थे, वही सबको सुनाया जाता है। लेकिन वेयर इज माई कुरुक्षेत्र, डिस्टॉर्ट कर दी गई। डिस्टॉर्ट क्यों किया हम लोगों ने? प्रकृति का भी तो कुछ चेंजेस हुए हैं। आप ये बताइए, राजस्थान जहाँ पे बिल्कुल। सी था, पूरा समुद्र था, हाँ। और गुरुग्राम यही गुरु का क्षेत्र कहलाता है। मैं इसमें थोड़ा सा गुरुग्राम काफी लेके सारी चीजें एक हैं माइथोलॉजी जो की भ्रांतियां जो हैं, डिस्टॉर्शन लेकिन है उसके बारे में बताऊंगा। हम्म, देखिए प्रयास बहुत तगड़ा था, गुरुग्राम गुरुग्राम गुरुग्राम, लेकिन ये द्रोणाचार्य की ग्राम। द्रोणाचार्य का। मैं एक बात गुरुग्राम लेके थोड़ा सा स्टडी के वो मैं जी बता दूं। जी आप सबने एक मंदिर के बारे में सुना होगा नाम, वो है गुरुग्राम में बड़े फेमस है, वो है शीतला माता मंदिर। हाँ। आप गए हैं? मैं बिल्कुल गए सर, गए। कई बार गए। अच्छी बात है, कई बार गए हैं, अच्छी बात है, हम 2 ही बार। सर आपसे सवाल है, इंटरव्यू में आप ये बताइए, आई एम नर्वस। you should be, क्योंकि ऐसे सवाल करेंगे ना आपके पास जवाब नहीं होगा। अच्छा। वहां आप गए, मंदिर देखा, मूर्ति देखा, कौन सी भगवान की मूर्ति है? शीतला माता। शीतला माता कौन सी देवी की रूप है? शीतला माता के कई रूप हैं। ये काली देवी है, सॉरी, काली देवी है। काली देवी। ये नहीं आप ये कह रहे हैं कि दुर्गा माता की अलग अलग रूप में एक रूप शीतला माता है और वही वहां पे है। ये संपूर्ण मिथ्या है, लोग इसे समझते नहीं है। देखिए किसी को भगवान बनाने की बाद ही आप उनको अलग कर देते हो, नहीं, आप उस मंदिर के सामने जाके शीतला माता मंदिर की बिल्कुल रूबरू आप हुइए और उनकी आप एक्सप्रेशन देखिए, ऐसा लगता है कि कोई निर्लिप्त महिला जिनको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, ऐसे दृष्टि है, देख रहे हैं आपको। वो द्रोणाचार्य की पत्नी की मूर्ति है। ये रहस्य तो आपने तो जाना किया आपने सर। आज मेरे को जगाया, ये वुड लाइक टू गो research अगेन। का आगे विषय। सुनिए, हाँ। आगे सुनिए, किस्सा बहुत है। इनकी नाम थी कृपी, कृपाचार्य की बहन। और द्रोणाचार्य जब मर जाते हैं तो उनकी शवदेह के ऊपर वो बैठ के अपने आप को दाह कर देते हैं। और अब जाइए उस निर्लिप्त चेहरे को देखिए, इस बैकग्राउंड के साथ आप देखिए, आपको लगेगा मैं सही हूँ। नहीं, मैं दोबारा जाना पसंद करूंगा। हम्म, और ये हरियाणा के लोगों को मालूम नहीं है ये कहानी। ये तो बहुत ही रिसर्च बड़ी रोचक चीज बताई आपने आपने। बहुत दिलचस्प बताई है। ये 2 कहानी चलता है कल्याण सर, जी, 1 मिनट सर। हाँ प्लीज प्लीज। ये 2 कहानी चलता है। एक कृपी करके लड़की जो फारूक नगर से एक राजा की बेटे के साथ इश्क लड़ाते हैं और उसके बाद कोई इस्लामिक राजा के पास जाकर कहते मेरे को बचाइए, तो उन्होंने मदद नहीं की, फिर वो भागते हुए आके इस स्थान पे आत्महत्या करते हैं। ये कहानी उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन ये जो कहानी है ये बहुत रोचक है। और गुरुग्राम जो है ये ग्राम गिफ्टेड टू गुरुजी बाई पांडव की ये कहानी है। बाकी दोबारा आप शीतला माता के यहाँ जाइए। सर आप कुछ कह हाँ रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम आगे बढ़ते हैं और क्योंकि आप मुझे अपने लाइफ के बहुत से पहलुओं के बारे में परिचित करा चुके हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे जो श्रोतागण हैं वो सारे आपके एस्पेक्ट से पूरी तरह परिचय ना हो पाए। तो कोशिश करिए
कि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं का थोड़ा थोड़ा विवरण हमें देते जाइए, ताकि हम एनसीईआरटी तक पहुंचे थे, उसके आगे का आप बताइए कि रिटायरमेंट के बाद आपने क्या क्या, जैसे आपने बताया कि लेखन का कार्य आपने किया है, वो भी बताएं। देखिए, एक लेखक इंतजार नहीं करता कि हमारे फलाना समय आएंगे, हम फ्री होंगे तब हम लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं जी। मेरा जो पहला प्रकाश है, हाँ। पब्लिश वर्क है, वो है लावण्य ही पुण्यकथा, एक ग्रंथ की नाम है। ये 114 पेज की है सर, Okay. हाँ, तब 114 और उसमें प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड बाय मी आल्सो। इट इज ये ढूंढना है, आपके मन में बहुत सारे अनफुलफिल्ड इच्छाएं रह जाती हैं, राइट, जो कि आपको पूरा करना है जी। तो इसको पर्सनिफाई करके मैं एक लड़की की नाम लिया लावण्य, हाँ, और उनके लिए वो शब्द सारे दिया कि भाई आप ढूंढिए अपने आप को। सपोज हमें एक नौकरी चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है, वही रथ, वही पथ आपको चलना है। तो चलते चलते हमने देखा कि ये इसको खत्म कहाँ करें, इस कहानी को एंड कहाँ करें, तो कि एक वास्तविक एंड हो, क्योंकि मिलना तो है नहीं जो हम चाहते हैं। हमें नौकरी मिल गया ए, हम कहेंगे दो डबल सैलरी की नौकरी क्यों नहीं मिला, तो ये निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। फिर हमने सोचा था कि अपने आप को खत्म कर देते हैं। तो जब हम वो प्रक्रिया में गए, तब देखा कि हमारे साथ जिनके लिए ये तड़प था वो भी ढूंढ रहे हैं। इमेजिन कीजिएगा कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं, आप छोटे बच्चे हो और आपने गलत बास में बैठ गया, आप वापिस नहीं आ सकते, आप ढूंढते रह जाओगे कैसे मैं घर वापिस आऊं। तो वो भी ढूंढते रहेंगे अलग रास्ते पे, हम भी ढूंढते रहेंगे। फिर मुलाकात दोनों के हो जाते हैं ब्यास नदी की अवगाहन के समय, और फिर जो कुछ है बाकी आप कल्पना कर लीजिएगा। तो ये है लावण्य। उसके बाद मैंने घोस्ट स्टोरी लिखा। मौका कभी आए तो एक अलग से सेशन कर लेंगे घोस्ट स्टोरी के ऊपर। मैंने घोस्ट स्टोरी पढ़ के हमारे बंगला में लिखा, और एक प्रोफेसर साहब ने कहा कि तुमने झुम्पा लाहिड़ी से कॉपी किया, फलाना पुरुष। क्रोध तो भयंकर आए, लेकिन वो जॉइंट डायरेक्टर थे एनसीईआरटी के, नाम नहीं ले रहा हूँ, कहीं भूले भटके वो सुने तो कहेंगे बदनाम करने के लिए क्यों नाम ले लिए। तो मैंने कहा सर एक काम आप कीजिए, झुम्पा लाहिड़ी के वो पोर्शन पढ़िए, मेरे पोर्शन पढ़िए। हेलोइन नाइट के ऊपर 2 पेज डिस्क्रिप्शन था, और दोनों में मील है। सपोज करो आप दिल्ली में और यहाँ की बंगालियों की दुर्गा पूजा हो रहा है, आप उसके डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, मैं डिस्क्रिप्शन, तो मील नहीं हुआ। और टॉप ऑफ इट पब्लिशिंग डेट देखिए, झुम्पा ने मेरे से 10 साल बाद ये कहानी लिखा, जिसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि हमने कॉपी की है। अब क्यों नहीं कहूंगा कि झुम्पा ने मेरे से कॉपी किया, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिचुएशन ऐसा है कि कॉमन फैक्ट, जैसा मैंने डोसा खाया, इसमें एक कहानी लिखा, और किसी साउथ में बैठ के एक ने डोसा खाया लिखा, कुछ ना कुछ तो मिलते रहते। सो बट दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय घोस्ट स्टोरीज। और अभी मैं एक घोस्ट स्टोरी पे बैठ के काम कर रहा हूँ। इनमें 2 दोस्त होते हैं, दोनों ही घोस्ट है। एक तो नॉर्मल घोस्ट है, और दूसरा घोस्ट जो है उनमें एक प्रॉब्लम है, मानो कि वो छत पे बैठे तो उनके पाँव लंबे होते जाते। इनका ये समस्या है, जब भी जाते झोला लेके पाँव में अलग से रख लेते हैं कि भैया लंबा ना हो जाए। तो इसमें बहुत सारे कहानियां हैं, ट्विस्ट है, टर्न है, कॉमेडी है। हाँ, इसे कॉमेडी कम घोस्ट स्टोरी, कॉमेडी हॉरर नहीं। एक मैंने बहुत ही सोशल एस्पेक्ट लेके कहानी लिखा, वो है द रीबर्थ ऑफ ए अबॉर्टेड डॉटर। रीइंकार्नेशन थोड़ा हेवी हो जाता है, वो तो भगवान लोग होते हैं, ये इंसान दोबारा पैदा होते हैं। और वो मैंने लिखा, वो कहानी कुछ बातें चल रहा है फिल्म के लिए, वो है, नाम है बैल्कनी। इनफैक्ट मैंने नाम रखा था गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने कहा नहीं बैल्कनी कर दो। अच्छा, बहुत ही उम्दा कहानी है। और एक कहानी है जो कि आप लोग अगर चाहो तो कभी पेश कर दीजिएगा, उसके नाम है दिल्ली। इनफैक्ट मैं दिल्ली शहर से इश्क लड़ा था।
इतने अच्छे अच्छे जगह है, आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग जानते नहीं हो, जो कुछ कहा जाता है वो देख के चले आते हो। थोड़ा सा आंखें खोल के देखिएगा, इसको कहते हैं चोर मीनार। हाउस खास का मतलब है अ बिग पॉन्ड मेड फॉर खास लोग। अच्छा, अच्छा। हाउस मीन्स पॉन्ड, खास मीन्स खास लोग। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं। जैसे एक जगह है, आप लोग दिल्ली की लोधी गार्डन नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत ही गड़बड़ सी बात है कि अंग्रेजी ने इसके नाम बदलने की कोशिश किया था। आज भी पत्थर की फलक पे लिखा हुआ है कि लेडी हार्डिंज गार्डन, लेकिन भारतवर्ष के लोगों ने उनको छोड़ दिया। जैसा लोधी से करीब 150 साल 200 साल पुराने एक राज था, सैयद डायनेस्टी, उनकी जो फर्स्ट सुल्तान थे, उनकी कब्र भी वहां पे है। तो हम सुल्तान गार्डन नहीं कहते, हम लोधी गार्डन कहते हैं। Anyway, that's another kind of story. So I am in love with Delhi. So I have personified Delhi as a D-I-N-N-I, Dinni. अच्छा, अच्छा। And Dinni is a girl जो कि बार बार प्रताड़ित होते हैं, बार बार उनको मारा जाता है। ये मैंने शुरू किया जो भगवान श्री कृष्ण से बड़े बहन है, जिनको कंस ने पत्थर पे मारा था, योगमाया जो है, वो आसमान में जाके बिजली बने थे, जिसकी एक टुकड़ा मंदिर अपना मेहरौली में है। बार बार इतिहास में ऐसे गर्ल चाइल्ड को हत्या किया गया। तो ये मैंने समेटा 7 एपिसोड्स। ये भी कुछ टेली सीरीज वाले बात कर रहे हैं कि अगर इसको किया जाए तो ऐसे ही करते रहते हैं, चलते रहते हैं, समय बीत जाते हैं। तो मोटे तौर पर जो बात कल्याण जी हमारे सामने आई, दैट यू आर ए वेरी गुड पेंटर, तो दैट यू आर ए पेंटर, देन स्टोरी राइटर। तो कल्याण जी, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपने बहुत से पहलुओं के बारे में हमसे बात की। आपके हिसाब से अभी भी शायद 1-2 पहलू रह गए हैं जिन पर आप हमें बताना चाहेंगे, कृपया वो बताएं, ताकि फिर हम आज का आपका ये जो साक्षात्कार है उसको समाप्त करेंगे और इन्हीं अलग पहलुओं से लेकर हम आपसे पुनः अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और बातचीत करेंगे। तो हाँ प्लीज। आपका विषय मेनली किस विषय पे आप फोकस करते हैं पेंटिंग्स में, या अब जो लेखन है, क्या एक विषय ऐसा विषय है जिसके ऊपर आप फोकस करके लिखना चाहते हैं या समाज में कुछ जागृति लाना चाहते हैं? What is your core issue? Perhaps this is one she wants. देखिए, 2 बातें हमारे सामने एक साथ छोड़ दिए। पहली बात तो पेंटिंग जब कोई ट्रू आर्टिस्ट करते हैं, उनके सामने ओपन कैनवस रहते हैं, ब्रश रहते हैं और पेंट्स रहते हैं। ही और शी स्टार्ट्स द जॉब। वो आर्टिस्ट नहीं है जो कि पहले ही डिटरमाइन कर देते हैं कि मेरे यहाँ पे एक ढक्कन होगा, यहाँ पे तुलसी का पेड़, यहाँ पे ताजमहल होगा। मैं ऐसे काम को कॉमर्शियल आर्ट कहता हूँ। आपके मन आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे पीला होना जरूरी है, यहाँ पे एक लड़की होना चाहिए, वो आप करते जाते हैं कैनवास। बहुत काम मेरा ऐसा है कि पूरा कंप्लीट करने के बाद देन आई स्टार्टेड रीडूइंग एंड देन मैंने देखा ये तो पूरा बदल जाए भाई। तो ये कोई प्री कंसीव नोशन लेके हम नहीं चलते। फिर भी सर कुछ विचारधारा, कुछ मन के अंदर, अंतर्मन में कुछ ऐसी चीजें देखो, होती जो हैं सो फॉर पेंटिंग इज कंसर्न, वो उभर के सामने आ रहा है। पेंटिंग ब्रश जैसे कि मेरे कुछ काम में ऐसा है कि एक मैंने पेंटिंग बनाया कि एक 40-50 एक मैरिड महिला की फेस और उसके सामने एक मैरिड मर्द उन पे चीख रहे हैं और ये महिला जो है बड़े निर्लिप्त होकर सुन रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें ये आपने क्यों बनाया? हर घर में ऐसा होता है, बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, एक दूसरे को हमेशा कुछ ना कुछ कह देते, लेकिन एक कप और सॉसर की तरह सेट होते हैं। अगर एक रूठ जाए ये पूर्ण नहीं रहते। तो हम सब इसी में बांधे हुए हैं। जैसा मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है पांडव्स।
पांडवस में एक प्रिय पात्र है, वो है एक तो एकलव्य है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभिमन्यु है, बहुत अच्छा लगता है। इनमें मेरा कुछ कम बिक्री भी हुए हैं। अभिमन्यु 4-5 बिक गए, अभी भी 2-3 मेरे पास है। तो महाभारत ने मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस किया। मेरा एक किताब की नाम है ना भूते ना भविष्यते, जो कि महाभारत में कहा जाता है कि नाइदर इन पास्ट नॉर इन फ्यूचर ऐसे ग्रंथ लिखा है। तो मैंने उतना सा पोर्शन चुरा लिया। तो so far लेखन is concerned, yes, I do agree that I move with a preconceived notion. आज की तारीख में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, गर्ल चाइल्ड पे जो अत्याचार हो रहा है, वो बड़े कष्टदायक है। मतलब किस हिम्मत से आप किसी को छोटे देखते हैं? मतलब ये घटनाएं डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे पास ऐसे घटनाएं हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा पब्लिक के लिए, लेकिन गर्ल चाइल्ड के ऊपर जिस लेवल के अत्याचार हो रहा है, आज भी एग्जैक्ट सेम चीज आप कश्मीर में देखिए। एक फिल्म आए, लोगों ने बहुत तारीफ किया, बहुत देखे, हमने भी तारीफ किया उसकी, कश्मीर फाइल, लेकिन वो घटना आज भी घट रहे हैं, आज की तारीख में भी हो रहा है। ठीक बात। कश्मीर फाइल करके ये कश्मीर एक है, बाकी ऐसी कई फाइल्स है हर जगह है। कश्मीर में कैद नहीं, हर घर में कहीं ना कहीं हाँ, कुछ yes. हो रहा है। वो अत्याचार कई जगह फाइल बिल्कुल। फिजिकली कहीं ना कहीं कुछ मैं तो एक हो रहा है। अद्भुत राजनीति में घुस गया था एक समय, जिसको आजकल लोग वो कहते हैं, माओवादी कहते हैं, नक्सल कहते हैं। लेकिन जिस दिन मेरे को पता लगा कि ये तो हत्या की टेक्नोलॉजी से भरपूर है, हाँ, तो मैं बाहर आने की कोशिश किया। दिस प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजन व्हाई आई कुडंट गो बैक टू कनाडा, कि बहुत सारे दुश्मन हम पाल लिए थे। मैंने जब प्रश्न किया कि भाई ये हत्या क्यों, हमें बताया गया कि नहीं, सवाल नहीं, आपको कहा गया ये करना है। मैंने कहा हेल विथ इट। तो ऐसा है कि आपके प्रश्न को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। यस, व्हेन आई राइट देयर इज ए मिशन, ये कहना है हमें, बट पेंटिंग में हम कुछ पूर्व कल्पना करके नहीं चलते। बताइए और कुछ। चलिए, तो बहुत सी- कल्याण जी, आपसे बात करके हमें एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट के अलग पहलुओं को जानने का मौका मिला। मैं रेडियो बूस्ट की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और ये कामना करता हूं कि आप यदा कदा हमारे स्टूडियो में आइए। हम आपसे अपनी इस वार्ता को जारी रखेंगे और हमारे श्रोता भी आपसे बहुत लाभान्वित महसूस करेंगे। आज समय निकालने का और हमारे साथ बैठ के बातचीत करने के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।